ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इंटेक्स अनसॉल्व क्वेश्चन किए थे, है ना, रिलेटेड टू वीबीटी एंड सीएफटी। याद है आपको? निकल वाले सारे क्वेश्चन थे कि क्यों निकल का ये वाला कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, निकल का वो वाला कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, फिर निकल का ये कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, निकल का वो कंपाउंड स्क्वायर प्लेनार है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने वीबीटी के किए थे। सीएफटी के क्वेश्चन बचे हैं। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन पहले देखते हैं। पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, अपन को पता है ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको अपन। एक्वस CuSO4 CuSO4.5H2 होता है इसका फॉर्मूला। अगर आप देखोगे तो CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल गिव्स अ ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड बोले तो क्या हो गया फॉर्मूला? KF। वो कहां से आ गया? KF होगा। तो आपने KF और एक्वस कॉपर सल्फेट को ऐड किया है, एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस KF। ठीक है, तो एक्चुअली में होने क्या वाला है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, है ना, साथ में वाटर भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और अभी जो आपका ब्लू कलर है ना, वो है बिकॉज ऑफ लाइगेंड H2O। एक्चुअली इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा, देखो, CuH2O का लेट से 6 और बाहर है हमारा SO4। ये है एक्चुअली में। तो इसका कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप उसको हीट कर दो तो वो पानी उड़ जाएगा, उसका वो ब्लू कलर भी हट जाएगा, तो वो बन जाएगा व्हाइट पाउडर। फिर उसमें पानी डालो तो वो फिर से ब्लू हो जाएगा। ये पहचान होती है, मतलब अगर आपको पहचानना है कि आपके पास एक जो लिक्विड है वो पानी है या नहीं, एसिड तो नहीं है, तो पी के तो नहीं देखोगे, पी के देखोगे देखोगे और गलती से अगर एसिड होगा तो जीभ जल जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर कुछ टेस्ट करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो कभी भी कोई भी चीज केमिस्ट्री में हम टेस्ट करके टेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास सारी चीजों के कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? कि पानी है तो सर चलो टेस्ट कर लेते हैं, पानी की जगह एसिड हुआ तो दिखने में तो दोनों ही क्लियर सॉल्यूशन होते हैं। तो उस केस में अपन एक एक ड्रॉप, मतलब अगर आपके पास एक ही लिक्विड है तो वो एक ड्रॉप आप लेकर के किसमें डालोगे? कॉपर सल्फेट के पाउडर में, जो व्हाइट कलर का होगा। अगर वो व्हाइट ब्लू हो गया तो समझ जाना वो क्या है? पानी। वो क्लियर सॉल्यूशन क्या है? पानी। तो आप उसको पी सकते हो। पर अगर ब्लू नहीं हुआ तो वो पानी तो नहीं है, मतलब पी तो नहीं सकते उसको। ये पानी के अलावा तो हम कुछ नहीं पी सकते ना नॉर्मली। ठीक है, समझ गया क्या? तो यहां पर क्या होने वाला है? ये जो KF है, फ्लोराइड जो है इस पूरे एक्वस को रिप्लेस करने वाला है, इसलिए कलर जो है वो ब्लू से क्या हो जाएगा? ग्रीन। समझ रहे हैं? ये कलर चेंज होगा ना। हमने लास्ट क्लास में देखा था कलर तो लाइगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक कंपाउंड लिया था कोबाल्ट का ही, 3 कंपाउंड लिए थे कोबाल्ट के, जिसमें लाइगेंड अलग अलग थे, तो तीनों का कलर भी अलग अलग था। तीनों अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब कर रहे थे और तीनों अलग अलग लाइट एमिट कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे। तो यहां भी वही चीज हो रही है। पहले कॉपर के साथ लाइगेंड वाटर था, अब कॉपर के साथ लाइगेंड कौन है? फ्लोराइड। पहले हेक्सा फ्लोरिडो था, सॉरी पहले हेक्सा एक्वा था, अब वो हेक्सा फ्लोरिडो बन चुका है कॉपर। समझ रहे हो आप क्वेश्चन? ऐसे ही सेकेंड पार्ट में भी हो रहा है। जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन बन गया विथ पोटेशियम क्लोराइड। अगेन यहां पे भी क्लोरीन ने एक्वा को रिप्लेस किया होगा। जो कॉपर के साथ 6 एक्वा है वो अब 6 क्लोरीन हो गया होगा, तो कलर चेंज हो गया। समझ गए क्या? ठीक है, चलो उसका आंसर लिखते हैं। लिख लो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। लिखे इसमें, पहले फर्स्ट का आंसर लिख लेते हैं। व्हेन KF इज एडेड, KF बोले तो पोटेशियम फ्लोराइड, व्हेन KF इज एडेड the weak H2O ligands, the weak H2O ligands, the weak H2O ligands were replaced by were replaced by were replaced by fluoride were replaced by fluoride ligand, fluoride F negative ligands.
forming 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 CuF4 2 negative ions, forming CuF4 2 negative ions. F4 ही क्यों बोला, मतलब फिर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा होगा ना, ये कुछ ऐसा रहा होगा, है ना? तभी तो ये चारों को किसने रिप्लेस कर दिया, 4 फ्लोरीन ने, ठीक है। हाँ चलो, क्या लिखे, फ्लोराइड ions forming CuF4 2 negative which is a green precipitate, which is a green precipitate. रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन ये तो लिख ही लो, आपका कंपाउंड +4F negative gives you CuF4SO4, वाटर बाहर, है ना, वाटर आपका बाहर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड का आंसर लिख लेंगे क्या, लिख लो सेकंड का भी आंसर ऐसे ही, द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, वही जैसे अभी यहाँ पे फ्लोराइड ने रिप्लेस किया, वहां क्लोराइड रिप्लेस करेगा, लिख लो व्हेन KCl is added, when KCl is added, when KCl is added, the Cl negative ligand, the Cl negative ligands, the Cl negative ligands replace the weak H2O ligands, replace the weak H2O ligands, the Cl negative ligands replace the weak H2O ligands, forming CuCl4 2 negative, forming CuCl4 2 negative, ठीक है। तो 4 क्लोराइड ले लेना, CuCl4 2 नेगेटिव, एक्चुअली इधर का भी ना सल्फेट हटा दो, क्योंकि ये भी आपका क्या होता है, CuF4 2 नेगेटिव होगा ना, तो 2 नेगेटिव के साथ मिलकर कंपाउंड तो नहीं बनाएगा, तो वो आयन ही रहेगा, ठीक है। तो ऊपर ये आयन के कारण ग्रीन पीपीटी आया है, और नीचे इस आयन के कारण ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी 4H2O बाहर, हाँ हाँ हाँ, मतलब आप ये समझ लो कि वो आपके के साथ चला गया होगा, इसमें पोटेशियम था ना दोनों में, मैंने वो पोटेशियम लिखा नहीं है क्योंकि हमारे काम का नहीं है वो, हमको तो बस ये देखना है कि इसका कलर क्यों चेंज हुआ, तो कलर तो लाइगेंड के कारण ही चेंज हुआ है, तो ऑल F नेगेटिव रिप्लेस्ड वाटर, ऑल Cl नेगेटिव रिप्लेस्ड वाटर, ठीक है। अब इसका जो एनायन होगा SO4 वो के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा होगा, बनाना है उसको क्या करना है, K2SO4, एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट जो आप पढ़ते थे ना केमिस्ट्री में, वो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में, कि एक का कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो हो गया ये डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, discuss the nature of bonding in the following coordination entities on the basis of VBT। नेचर ऑफ बॉन्डिंग मतलब आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना, और ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म, तीनों चीजें, ठीक है। पहला देखो फर्स्ट क्या है, FeCN6, सबसे पहले क्या करते थे अपन, FeCN6 का 4 नेगेटिव, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू, हाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, क्या हो जाएगा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ +2 Fe2+, ठीक है। और आयरन का फिर अपन वो लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D6 4s2, और Fe2+ का क्या हो जाएगा, 3D6 बस। हाँ अब बताइए क्या होगा, अब साइनाइड है आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड,
3d6 कैसा होगा? बस पहला वाला पेयर्ड रहेगा ना, बाकी सारे अनपेयर्ड है। और अब क्या होने वाला है? पेयरिंग, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये पेयरिंग कर लेंगे ऐसे, उससे क्या होगा? हाँ ठीक है, डायमैग्नेटिज्म। और बताइए, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, ये दोनों आपके खाली हो गए ना, ये वाले। और इसके बाद का एस भी खाली है, पड़ा है, 4s खाली पड़ा हुआ है, और 4p भी खाली पड़ा हुआ है। तो D2sp3, D2sp3 ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेकेंड ट्राई करो। इसको क्या बोलते हैं अपन, और क्या नाम है इस कॉम्प्लेक्स का? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। याद है क्यों इनर ऑर्बिटल? क्योंकि उसने डी किसका यूज किया है? 3 का, ना कि 4 का। अगर वो sp3d2 बना रहा होता ना, तो वो बाहर का डी यूज कर रहा होता, तो उसको आउटर ऑर्बिटल बोलते। अभी उसने इनर का यानी कि n-1 का डी यूज किया है, तो क्या कहलाएगा वो? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लिख लो भी यहां पर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक नाम बताओगे क्या कोई? वेरी गुड। कौन बोला? वेरी गुड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो ऐसे ही दूसरा प्रेडिक्ट करिए। Fe6 P नेगेटिव। किसका? सेकंड का मैं बनाया नहीं, आप लोग बताओ। इसका क्या आ रहा है? Fe3+ आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा Fe3+, यानी कि 3d5। फ्लोराइड ठहरा वीक लाइगेंड, तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो बाहर कहां? ठीक है, sp3d2, sp3, एंड यहां के 2d यूज करके d2। तो ये पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक। और sp3d2 क्या बोल रहे हो? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। sp3d2 पैरामैग्नेटिक एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया? ऑफ लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो लिख क्यों नहीं रहा है? नहीं बनाएगा क्वेश्चन तो बनाना भाई। ऑक्जेलेडो कैसा टाइप का लाइगेंड है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? देखो ऑक्जेलेडो कहां पर है। हाँ, बीच में। और इसके ये फ्लोराइड से कहाँ है? फ्लोराइड से तो स्ट्रॉन्गर है ना, फ्लोराइड तो शुरू शुरू में ही है, तो वो तो वीकर है, तो फ्लोराइड से तो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, पर है कोबाल्ट का कंफिग्रेशन CO3+, CO3+ ही होगा ना। ऑक्सिलेट होगा -2 है, तो -6, x इज इक्वल टू -3, तो x कितना आएगा? +3। कंफिग्रेशन बताओ कोबाल्ट 3+ का, फिर डिसाइड करते हैं D2sp3 होगा कि sp3d2 होगा। देखो सब तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही है ना, सब 6 ही तो है ना, तो सब या तो sp3d2 होंगे या तो D2sp3 होंगे। अब वो ये हमको हमको बस लाइगेंड से समझना है कि पेयरिंग करवाना है कि नहीं करवाना है। वीकर लाइगेंड का तो पेयरिंग नहीं करवाए, स्ट्रॉन्गर था तो करवा दिए। यहां बताइए, ये स्ट्रॉन्गर ही है, फ्लोराइड से तो स्ट्रॉन्गर ही है। हाँ, कन्फिग्रेशन क्या है इसकी? 3d28 है ना, एक को नहीं, नहीं 27, निकल 28 है ना, तो 27 यानी कि 3d7 4s2, तो 4s2 गायब, 3d6। हाँ 3d6 ही बोले ना आप लोग। हाँ 3d6,
ये है पेयरिंग D2sp, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। इसको CFT से समझते तो कैसे बोलते कि सर वो डेल ओ बड़ा हो रहा है P से, डेल ओ इज ग्रेटर देन P, तो चलो ऊपर नहीं जाते, T2G को भरते हैं, तो T2G6 क्या बोलते हैं, T2G6 EG0, EG ये है, T2G3 है, EG2 होते हैं, EG और T2G के बीच में फासला बहुत ज्यादा है, तो दे विल नॉट गो टू EG, दे विल स्टार्ट पेयरिंग इन T2G इटसेल्फ। इसको अपन CFT से ऐसे समझते हैं, ठीक है। चलिए इसी को नोट कर लेना, ऊपर वाला जो था ना, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हाँ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और डाई मैग्नेटिक। हाँ, वो इनर ऑर्बिटल लो स्पिन एक ही मतलब है, दोनों में से कोई एक लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना। और डायमैग्नेटिक, एक्चुअली मेन तो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर और हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मेन तो ये दोनों चीजें हैं। देखिए ज्योमेट्री तो चारों की ऑक्टाहेड्रल ही है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने और कोई दूसरी ज्योमेट्री तो पढ़ी नहीं है, तो ज्योमेट्री तो सबकी ऑक्टाहेड्रल, तो ज्योमेट्री बताने की जरूरत नहीं है, वैसे जब हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और चलो लास्ट, फिर फ्लोराइड आ गया ना, तो अब सेम, अभी यहां पे भी तो कोबाल्ट सेम बनेगा 3D6, बट अब पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले का हो जाएगा sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, sp3d2 पैरामैग्नेटिक, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी अपन PYQs करेंगे तो आपको दिखेंगे क्वेश्चंस ऐसे ही VBT के, जल्दी नोट करो। अभी क्वेश्चन थ्योरी है, ड्रॉ फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स इन अ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। क्वेश्चन समझे, ड्रॉ फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, वो 5D डीजनरेटेड कहलाते हैं ना, पर वो फील्ड के कारण स्प्लिट हो जाते हैं, कौन सी फील्ड के कारण, लाइगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं उनको, कहां से अप्रोच कर रहे हैं, अलोंग दी एक्सिस, ऑक्टाहेड्रल में तो अलोंग दी एक्सिस होता है, टेट्राहेड्रल में बिटवीन दी एक्सिस से आते हैं ना, तो उससे क्या होती है, स्प्लिटिंग हो रही है। तो आपको हमारा डायग्राम था ना, एनर्जी लेवल डायग्राम, 5 एक साथ बनाए थे, फिर थोड़ा सा उठाकर 5 एक साथ बनाए थे, और फिर अब उठा करके स्प्लिट हो गया था, बैरी सेंटर तक तो ठीक है, अब वहां से स्प्लिटिंग हो गई थी, T2G नीचे चले गए थे, EG ऊपर चले गए थे, 0.6 डेलो से राइज हुआ था, -0.4 डेलो से डाउन हुआ था, ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस डेलो। तो ये आपका ऐसी क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके बाद का थ्योरी क्वेश्चन है वो, ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़े। चलो 19 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन किया अपन लास्ट क्लास में कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक, ऐसा क्यों, ये हो जाएगा, करके देखो ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वहां पे क्रोमियम 3+ है, और ये आपका निकल कितना, निकल कितना है 2+, अरे यहाँ -2 है, ये -4 जाएगा, उधर +4 हो जाएगा, +4 -2 इज +2, तो यहाँ पे आप क्रोमियम का 3+ का बना के देखो क्या आ रहा है, और निकल का 2+ बना के देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, जल्दी देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है। और देखना, एक में अमाइन है जो कि वीकर लाइगेंड है, और एक में साइनाइड है, मतलब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो अमाइन वीकर है, पर अमाइन कई लोगों से स्ट्रॉन्गर है ना, आप कॉन्फ़िगरेशन बना करके देखो तब समझ में आएगा अपन को कि वो ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक क्यों है। एक में पेयरिंग हो रही होगी, किसमें पेयरिंग हो रही होगी, CN वाले में पेयरिंग हो रही है, तभी तो डायमैग्नेटिक है, यहां पेयरिंग नहीं हो रही होगी, या हो भी रही होगी तो एक आध अनपेड बच रहे होंगे, जिसके कारण वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बना के देखो। CR क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24, और 24 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D5 4S1, 2 नहीं ना, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम,
एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, 3D में, ताकि सारे के सारे क्या हो जाए, हाफ फिल्ड। 3D4 4s2 गलत है इसका ना, 3D5 4s1 इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, उसके कारण नहीं, आपको बस बताना है कि एक में पेयरिंग हो रही है, एक में पेयरिंग नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ वीकर लाइगेंड पेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो वहां पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो पैरामैग्नेटिक, और साइनाइड के कारण पेयरिंग हो रही है, बीइंग अ स्ट्रॉन्गर लाइगेंड, तो वो पेयरिंग कर दे रहा है तो डायमैग्नेटिक। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है, Cr3+ की 3D4 कैसे, 3D3 होगा ना, 3 निकालोगे ना, 3D3 और इसकी 3D8 श्योर, 28 है ना, तो 4s के 2 गायब होंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पेयरिंग करवा भी दोगे तो भी तो, अच्छा पैरामैग्नेटिक तो बचेगा ही ना, नहीं भी कराओगे तो भी पैरामैग्नेटिक होगा, करा भी दोगे तो भी पैरामैग्नेटिक तो होगा ही। मतलब देखो, पेयरिंग करोगे भी तो इलेक्ट्रॉन तो 3 ही है ना, कॉन्फ़िगरेशन तो 3D3 ही बोला जाएगा ना। आप ऐसा बोल रहे हो क्या कि सर ये पेयरिंग करोगे अगर, मतलब ऐसा है कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगर आपने मान लो पेयरिंग करवा भी दी तो भी कॉन्फ़िगरेशन तो 3D3 ही बोलोगे ना। और देखो, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल सिंगल ही फील होते हैं, आप याद करो T2G में, T2G तक तो D1 D2 D3 तो सेम होगा ना हर का, तो ये पेयरिंग नहीं होने वाली, समझ रहे हैं क्या, पेयरिंग नहीं होने वाली यहाँ पर, तो ये 2 खाली पड़े हैं, D2sp3 बनेगा, पेयरिंग नहीं हो रही है तो पैरामैग्नेटिक। और वो बनाए निकल का, निकल का क्या हो रहा है, 3D8 5 और ये 8, ये करा दिए पेयर। DsP2 स्क्वायर पेनार बनता है, स्क्वायर पेनार, यहाँ पेयरिंग दिखा देना ऐसे, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो पैरामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक। क्लियर है, गिव द ऑक्सीडेशन नंबर, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप ऐसे ही बता दोगे देख के, है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको पता है, बताइए। चलो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं सबका, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, 4 फ्लोरीन है तो 4 हो गया, अब ये 3 है तो बोला 3 मत बोल देना। ऑक्सलेट क्या है, ऑक्सलेट क्या है, डाइडेंटेट लाइगेंड, तो हर ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 ऑक्सलेट 6 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए 6 लिखे हैं, ठीक है, हाँ 6, ये दोनों एक एक बनाएंगे, और En 2 बनाता है, तो ऐसे 2 En है, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, ओके, और लास्ट 6 हेक्सा एक्वा दिख ही रहा है ना, 6 पानी है, तो कोऑर्डिनेशन में चलो ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये 3 इधर से आया होगा, यहां का 1 के ऊपर से आया होगा, समझ रहे हो, तो ये -3 हुआ होगा, और इधर इक्वल टू -6 है, और ये x क्या आएगा, +3, इधर बताइए, ये जो 2 है ये यहां से आया होगा, तो 2 नेगेटिव यानी कि -2, और ये -4 होता है, और ये x +2, ठीक है, इसका बताइए, सिस छोड़ो ना, क्या करना है सिस को, ये देखो ये तो -1 होता है, तो ये भी +1 हो रहा होगा, तब तो कैंसिल होगा ना, ठीक है, तो +1, ये माइनस, हाँ
3 3 विदाउट En का 0 होता है, क्लोराइड का -2, Cr का निकालना था तो x ले लिए, -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 3। एंड लास्ट ये -2 होता है तो ये +2 रहा होगा, तो +2 इज इक्वल्स टू क्या क्या है, x, हाँ बस वाटर तो 0 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। चलिए लास्ट चीज बच गई क्या, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, मतलब आपको T2G और EG के टर्म्स में बताना है डी ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन, वरना सिर्फ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो कोई भी लिख देगा, 3D इतना, 3D उतना, 3D इतना, 3D उतना, कोई भी लिख देगा। पर आपको प्रॉपर बताना है कि पेयरिंग हो रही है, स्ट्रॉन्गर लाइगेंड है तो गैप ज्यादा होगा तो T2G को भरो, वीकर लाइगेंड है, डेलो छोटा होगा तो ऊपर ले जाओ, EG में भरो, T2G में एक एक ही दो, तो वही आपको सब में बताना है। ठीक है, अभी अपन इसके बारे में बात किए थे, ऑक्सलेट स्ट्रॉन्गर था, तो बताओ पहले मुझे ये बताओ कि कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोबाल्ट 3+ का, जल्दी बताइए, कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3D में, कोबाल्ट कोबाल्ट बोले तो पेको नहीं, सी 27, 27 बोले तो 3D7 4s2, 3D7 4s2, यहां तक क्लियर है। अब 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक उसका, तो क्या बचा 3D6, यहां तक एंड नहीं करेंगे ना कि ये हो गया सर डी ऑक्यूपेशन, नहीं, T2G6EG0 स्ट्रॉन्गर लाइगेंड, T2G के 3 और EG के 2 में गैप ज्यादा रहेगा तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयरिंग करना पसंद करेंगे। ये कौन सा केस है, डेलो लेस देन पी की डेलो ग्रेटर देन पी, ग्रेटर ना भैया, डेलो छोटा होगा तो ऊपर नहीं जाएंगे क्या, डेलो ग्रेटर देन पी, समझ गए क्या, ऐसे ही आपको बाकी 3 करना है, करो जल्दी से। ये फ्लोराइड है वीकर, वाटर भी वीकर हो गया, क्लोरीन और ईएन भी वीकर ही है, ठीक है, करो जल्दी से, समझ गया ना, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये करके नहीं छोड़ना है, ये तो कोई भी बता देगा। सेकंड वाला बताओ जल्दी से, हाँ जी, ये गैप देखो, स्ट्रॉन्गर लाइगेंड विल क्रिएट मोर रिपल्शन, उसका डेलो ज्यादा होता है। हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, क्लोराइड क्लोराइड से चालू होती हैं चीजें, बीच में आपके थोड़े से मॉडरेट लाइगेंड है और इधर आगे तो और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, CN एंड CO, तो इन सब लाइगेंड्स के साथ क्या होने वाला है, डेलो का वैल्यू बड़ा रहेगा। डेलो मतलब क्या होता है, इट इज द एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG, जो स्प्लिटिंग हुई है ना वो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होने के कारण द इलेक्ट्रॉन्स विल फील डिफिकल्ट टू जंप फॉर EG, तो पेयरिंग करना पसंद करेंगे। दो केसेस अपन पढ़े थे कि डेलो ग्रेटर देन पी होगा या डेलो लेस देन पी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, T2G जब तक देखो, जब तक D3 कॉन्फ़िगरेशन है कोई दिक्कत नहीं है, D1 कॉन्फ़िगरेशन में हमारा आंसर क्या होगा, T2G1 EG0, D2 का आंसर क्या होगा, T2G2 EG0, और D3 का आंसर क्या होगा, T2G3 EG0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पहले लोअर एनर्जी ही भराएगा ऑर्बिटल। पर जहां D4 की बात करेंगे ना अपन, तो अपन ये दो केसेस देखते हैं कि क्या गैप बड़ा है, ये एनर्जी ज्यादा क्रॉस करने के लिए लगने वाली है कि उससे आसानी से पेयरिंग कर लेंगे, तो जो आसान होगा वो रास्ता चूज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ये गैप ज्यादा था, तो दे विल प्रेफर पेयरिंग, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन। देखो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, अपन मैं पीवाईक्यूज आपको दिखाऊंगा अभी, पीवाईक्यूज में प्रॉपर लिखा रहेगा कि D5 का कंफिग्रेशन लिखो इफ डेलो इज ग्रेटर देन पी या इफ डेलो इज लेस देन पी, समझ रहे हैं क्या, चलो दूसरा करें क्या, क्या 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 है? इसका बता रहा है ना, अच्छे से देखो, अच्छे से, एक सेकंड,
ये 4 है ना टेट्राहेड्रल, इसका इसका वो तोड़े हो आप, मतलब ऐसा तो नहीं ना ऐसी बना दी हो, उल्टा होता है ना। अरे टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग उल्टी होती है ना, T2G नीचे है इसमें और EG ऊपर है, वहां पे EG नीचे। हाँ EG4, हाँ T2G3। समझ गए क्या, कोई डाउट आयुष्मान? देखो ये तो ऑक्टाहेड्रल था तो इधर दिक्कत नहीं है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, बट सेकंड वाला टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल में आपका EG नीचे रहता है और T2G ऊपर। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे ना, हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है CO3+ का, नहीं यहाँ पे क्या आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, CO2+ है ना, CO2+ है, 3D7, हाँ ठीक है 3D7। यहाँ 3+ का 3D6 था ना, तो 2+ का कितना हो जाएगा 3D7। ठीक है, चलो तो EG4 T2G3, EG4 T2G3। चलो आगे बढ़ो। Cr+3, हाँ 3 आ रहा है तो T2G3, वहां कोई सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि 1 2 3 में तो T2G ही भराएगा, तो T2G3। तो देखो आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाओ, अगर आपको अभी डाउट हो रहा है तो पूछ लेना मेरे से। Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D3, 3D3। एक 4s से निकला और दो 3D से निकलेगा, 3D5 4s1 है ना। क्रोमियम क्या होता है, व्हाट इज क्रोमियम, 3D5 4s1। ये किसी को डाउट है क्या इसमें, जल्दी पूछो, ऑनेस्टली पूछो। 3D5 4s1, ये तो अपन 11th में पढ़े हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना है तो एक इधर का करोगे आउटर मोस्ट, और फिर 2 इधर से निकलेगा, तो क्या बचेगा 3D3 बचेगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G3 EG0। ठीक है, एंड लास्ट T2G5, क्यों वाटर है तो क्यों T2G में भर दिए पूरा, वाटर कहां स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, वाटर हो गया, अमाइन, ये सब न्यूट्रल लाइगेंड है। T2G3 EG2 होगा, T2G3 EG2, ऊपर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3D5 आ रहा है ना, Mn2+ क्या आ रहा है 3D5 आ रहा है, तो 3D5 T2G3 EG2। ठीक है, देखो इधर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे क्वेश्चन में पेपर में जो आता है ना उसमें प्रॉपर डेलो और पी का रिलेशन दिया रहेगा आपको, है ना। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो क्या हो गया, चले बड़े आगे। इसमें भी अपन ने IUPAC नेम तो लिख लिया था सबका, है ना, ये क्वेश्चन अपन करे हैं, इसका IUPAC नेम वाला पार्ट आपने किया होगा। उसके अलावा क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कर लोगे इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जो कर रहे थे वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही है। और रही बात स्टीरियो केमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट की, तो ये सब कैसे निकलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट और स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो अगर आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट में n × n+2, जहां पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। ठीक है, और स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब क्या बात कर रहे हैं अपन, हाँ दोनों ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल दोनों। तो कौन कौन एग्जिबिट करेंगे बताओगे क्या, पहले वाले के लिए क्या बोलोगे, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना फर्स्ट का, तो सिस ट्रांस बनाएगा ये किस टाइप का है, देखो ये क्रोमियम है, इधर हो गया ऑक्सिलेटो एक, ये रहा दूसरा ऑक्सिलेटो, और 2 पानी ऊपर नीचे कर दो, ये क्या है ट्रांस, क्या है ये, इसका सिस बनेगा, कैसे बनाओगे सिस, एक ऑक्सिलेटो को ऐसे ही रहने दो, मत छेड़ो उसको, दूसरे को ना ऐसे और ऐसे बना दो, क्या बोलते हैं,
अब क्या बच गया? तो ये हो गया एडजेसेंट, तो ये हो गया सिस, ये हो गया आपका ट्रांस। तो दो ज्योमेट्रिक वाले बन गए। अब बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाँ, ये तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री फोल्ड हो रहा है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये करेगा। तो इसका एक और मिरर इमेज बना दोगे तो अगर ये डी है तो वो एल हो जाएगा, डेक्सो रोटेटरी तो लीवो रोटेटरी। समझ गए क्या? तो टोटल 3 बन जाएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री कितने हो गए? स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 3। मैंने बताया था ना आपको कि एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर फॉर दिस कंपाउंड। तो स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए आपको ज्योमेट्रिक प्लस ऑप्टिकल करना पड़ेगा। तो 2 ज्योमेट्रिक और इसका एक और बनेगा तो वो ऑप्टिकल हो जाएगा। ये कॉमन है दोनों में, याद है? ये इसके साथ ज्योमेट्रिक है और इसका मिरर इमेज बनाओगे तो एक किराल पढ़े थे ना, किराल, इट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। समझ गए क्या? तो बाकी बनेंगे, सब ऐसे ही करने हैं बाकी भी। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस? सिंपल है क्वेश्चन। ये एक्चुअली ऐसा, अब बता पाओगे? हाँ, 2। कितने लोग बोल रहे हैं 2? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इस सॉल्ट को उठा के पानी में डाल दिया, अब बताओ कितने आयन बनेंगे? कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। 2 कितने लोग बोल रहे हैं? 2 क्यों भैया? आयुष क्यों 2? हाँ तो, हाँ तो वही तो 2 है और ये एक नहीं बनेगा क्या? वो है ना, अच्छा क्या वो तो बनेगा ना। मतलब CONH3 के 6 का 2 पॉजिटिव एंड 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड हो गए 3। तो ये और एक ये, अरे हाँ है ना, टोटल क्या बनेंगे? क्या हो गया? 3। ठीक है, अब देखो ये हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोला है, सब में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना, निकालो जल्दी से। यहां पे आपको Cr3+ बनाना है पहले। यहां क्या बनाओगे? Fe2+ और यहां पे Zn2+। सबका कंफिग्रेशन बना करके देखो तो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास कितने हैं। Cr3 तो अभी निकाले थे ना, कितना आ रहा था? 3d3। 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इधर बताओ। हाँ जी, 30। लास्ट वाला था नहीं अपने सीरीज में, पहला स्कैंडियम है और दूसरा लास्ट जिंक है, बाकी बीच में सारे। हाँ, 3D कैसे 6 अनपेड भैया? तो डी में 6 बना दूं क्या? 4 अनपेयर्ड, 5 ऑर्बिटल है, एक एक में डबल ऑक्यूपेंसी हो जाएगी ना। ठीक है, और Zn तो भाई पूरा फुल भरा रहेगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसके पास। क्या बोलते? ठीक है, अब यहां पे n का वैल्यू कितना है? 3। यहां पे n का वैल्यू 4 और यहां पे n का वैल्यू 0, 0 मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में n × n+2 हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट पूछा है ना, बोले तो ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज? रीजन, हाँ, डाइडेंटेट है, इस टाइप का किलेट रिंग बनाएगा, देखो ऐसा। रिंग स्ट्रक्चर। फिर हम एनर्जी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, लाइगेंड सबके अलग अलग होंगे तो
जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन ये, इस टाइप का क्वेश्चन हमने उस दिन देखा था, वेवलेंथ वाला। सबको अरेंज करना है फॉर द, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। आप पहले तो मुझे ये बताइए, ये तीनों लाइगेंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड कौन सा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग? NO2, हाँ। उसके बाद NH3, ऐसा ये ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा गैप किस में होगा एनर्जी का? NO2 वाले में। मतलब E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? इस वाले की। एनर्जी के रेस्पेक्ट में सबसे हाईएस्ट ये है, तो एनर्जी के लिए इसको सबसे लोएस्ट लैम्डा चाहिए, हाँ या ना। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट चाहिए पर लैम्डा लोएस्ट चाहिए। ये तो बात कर चुके हैं ना अपन उस दिन लास्ट क्लास में, कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसका लैम्डा लोएस्ट होता है। यहां तो लैम्डा ही पूछा ना आपसे, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो उस हिसाब से भले एनर्जी इसको सबसे ज्यादा चाहिए, पर वेवलेंथ वाइज सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसको चाहिए? वाटर वाले को। ठीक है, इसका आंसर लिख लो। कैसे लिखोगे? लिखो नीचे इसका आंसर। एज मेटल आयन इज फिक्स्ड, तीनों में मेटल आयन तो सेम है ना, निकल। देखो इसका आंसर, एज मेटल आयन इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर डाल लेना भैया, क्वेश्चन नंबर 31। एज मेटल आयन इज फिक्स्ड, द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ एज मेटल आयन इज फिक्स्ड। तो पूरा का पूरा किसके ऊपर है? लाइगेंड के ऊपर, कि किसका एनर्जी ज्यादा है ना। तो एज द मेटल आयन इज फिक्स्ड, द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में डेल ओ वैल्यूज लिख लो, डेल ओ वैल्यूज। CFSE वैल्यू भी लिख सकते हो। CFSE को तो डेल ओ बोलते हैं ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ, द डेल ओ वैल्यूज, ब्रैकेट में डेल ओ वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ द ligands, of the ligands from the spectrochemical series, from the spectrochemical series, from the spectrochemical series, from the spectrochemical series are in the order, are in the order, ये लिख लो ऑर्डर, NO2 नेगेटिव, फिर अमाइन एंड फिर एक्वा, आर इन द ऑर्डर दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। नेक्स्ट लाइन में, thus the energies absorbed, thus the energies absorbed, thus the energies absorbed will be in the order, thus the energies absorbed, किसको ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी? जिसमें नाइट्राइट होगा, और जिसको कम करनी पड़ेगी जिसमें पानी है। तो एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होगा, लिख लो ये तीनों को ऐसे। क्या लिखे? द एनर्जीज एब्सॉर्ब विल बी इन द ऑर्डर, राइट दिस ऑर्डर। ये एनर्जी का ऑर्डर, देखो जैसे इसका ऑर्डर है सेम वैसी एनर्जी का ऑर्डर होगा ना। वेवलेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर सेम रहेगा बट वेवलेंथ का ऑर्डर रिवर्स। आर इन द ऑर्डर दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। अब नीचे लाइन में लिखो एज फॉर्मूला लिख लो, E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। ये क्या थ्योरी थी हमारी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। As E is equals to HC upon lambda, comma, wavelength absorbed will be in the opposite order. Wavelengths absorbed will be in the opposite order. Wavelengths absorbed will be in the opposite direction. Opposite order, sorry. Opposite order. यानी कि अभी जो आपने ऐसा लिखा है इसका ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। तो दिस लेस देन दिस लेस देन दिस। ये आपसे पूछा तो वही है ना, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। आप इमेजिन करिए NO2 में गैप इतना है, ये रहा आपका T2G और ये रहा EG, गैप ज्यादा है। जब हम अमाइन की बात करेंगे तो ये गैप थोड़ा कम हो जाएगा, और जब हम वाटर की बात करेंगे तो ये गैप और कम हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन को जंप करना है यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, तो किसको कम एनर्जी लगेगी जंप करके जाने में ऊपर? इसको एनर्जी कम लगने वाली है, इसको मॉडरेट लगेगी और इसको सबसे हाईएस्ट लगने वाली है। अब एनर्जी क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा छोटा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, लैम्डा बड़ा होगा तो एनर्जी कम होगी। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसको एब्जॉर्ब करनी है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट किसको एब्जॉर्ब करनी है? नीचे ये वाले को, H2O वाले को। समझ गए ना? सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं बोल रहा हूं मैं। एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यानी ये रेड कर रहा होगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि सबसे ज्यादा तो रेड की, तो वो वायलेट कर रहा होगा। जैसे एग्जांपल बोला मैंने, क्योंकि वायलेट की सबसे लोएस्ट वेवलेंथ है और रेड की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है। इनविजिबल रीजन, इन विजिबल रीजन की बात हो रही है ना हमारी, ठीक है? चलिए, हाँ चलो, इसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो जितने भी क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर वाले थे और जितने भी क्वेश्चन आइसोमेरिज्म वाले थे, पीवाईक्यूज हम कर चुके हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, तो बी वाला, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फ्री आयंस, मतलब आप लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते थे ना, जैसे डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर होता है, पता है? ये तो अपन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं है। वही आप 1 चम्मच नमक डाल दो या थोड़ा सा एसिड डाल दो, तो अब आयंस आ गए, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, करंट कंडक्ट करना चालू कर देगा। अब वो बन चुका है इलेक्ट्रोलाइट, पहले था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दे आर कंडक्टर्स ओनली, बट लिक्विड फॉर्म में है। कॉपर वायर भी कंडक्टर है बट सॉलिड फॉर्म में है। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन भी कंडक्टर है बट लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब समझ गए? तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? ओवरऑल आयंस के ऊपर। जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतना वो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिव होगा। तब आपको पता है कि इनको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो आयंस निकलते हैं, राइट? नंबर ऑफ आयंस निकलेंगे ना, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे ना, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। देख लो क्या हो रहा है इसमें, थर्ड वाला, क्योंकि देखो इसका तो आपको काउंटर पार्ट दिया नहीं है, तो आप मानोगे कि अभी एक ही आयन है ये वाला। यहाँ पे कितना होगा? 2 और 1, 3 आयन। अभी तो क्वेश्चन देखे थे ना, हाउ मेनी आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड इन वाटर, ये 3 आयन। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 का 1 खुद 4 आयन, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो सबसे कम किसकी है? इसकी, फिर ये, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा और ये थर्ड नंबर पे। इंक्रीजिंग बोला मतलब छोटे से बड़े में जाएंगे ना, तो सबसे कम कंडक्टिविटी इसकी है, उसके बाद फिर इसकी और इसके बाद इसकी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा इसमें है और सबसे कम इसमें है। ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी द कंडक्टिविटी। जैसे आपके वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी वो कंडक्ट कर रहा है। फ्री चाहिए भाई, कुछ भी कंडक्टिविटी करवाना है तो फ्री वाला चाहिए कुछ। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस हैं, और वो आयंस तभी निकलेंगे जब पानी में जाएंगे, दे विल डिसोसिएट। ठीक है, ये वाला हम कर चुके हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी छोड़ रहा हूं मैं। देखो ये वीबीटी का क्वेश्चन है, छोड़ दो। केस बेस में ये कभी मत पढ़ना, केस बेस में कभी काम नहीं आता ये, है ना? ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि ये इंग्लिश के अनसीन पैसेज जैसा थोड़ी ना होता है कि इसी के अंदर आपको आंसर ढूंढना है। अनसीन पैसेज में तो कहानी होती है ना एक, और उसी कहानी के बेसिस में क्वेश्चन होता है। पर ये एक कंसेप्ट समझा दिया है बस, क्वेश्चन का इससे कोई लेना नहीं है दूर दूर तक। समझ रहे क्या? तो आप बिना उसको पढ़े भी क्वेश्चन में आ सकते हो। तब भी आप पहली बार करें तो क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। तो वीबीटी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यही करते थे वीबीटी में अपन। फॉर्मेशन में अपन क्या देखते थे? कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये देखते थे ना, sp2 है कि d2sp3 है। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर देखते थे, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। और ज्योमेट्रिकल शेप डिसाइड करते थे कि अगर d2sp3 या sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनार। तो ये सब अपन किससे बात कर रहे थे? वीबीटी में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स प्रोवाइडेड बाय लाइगेंड्स टेकन एज पॉइंट चार्जेस, जिसको अपन नेगेटिव पॉइंट चार्जेस मानते हैं। लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग, उसको नेगेटिव चार्ज मानते हैं, और बीच में आपका मेटल, उसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं।
ये तो याद है ना, वीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करता था. वीबीटी वाज कंसिडरिंग द कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड, whereas CFT is considering the ionic nature of the bond. ठीक है, तो आयनिक में तो पॉजिटिव नेगेटिव रह गई, तो इट अफेक्ट द डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था ना उसने. जो पांचों भाइयों के बीच में एकता थी, उसको लाइगेंड ने आकर के डिवाइड कर दिया था ना, स्प्लिट कर दिया था. तो इफेक्ट ऑन द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयन. The splitting of d orbital provides different electronic arrangement in strong and weak crystal field. Strong के लिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग होती है. स्ट्रॉन्ग मतलब डेलो ग्रेटर देन पी के लिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग है, और डेलो लेस देन पी के लिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग है. अगर डेलो ग्रेटर देन पी है तो आप D4 को क्या लिखोगे, जल्दी बताइए. T2G कितना कितना लिखूं, 4. हाँ, और ये 0. और अगर डेलो लेस देन पी है तो T2G 3EG1. ये है कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस. किसके कारण? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला बात है और ये वीक फील्ड वाली बात है. आप समझ रहे हो ना. देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड इज बिकॉज ऑफ, मतलब ये डेलो का वैल्यू बड़ा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट्स, ये एक कलर भी समझा रहा था हमको, एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू डी टू डी ट्रांजिशन. डी टू डी यही तो हुआ, T2G से EG जा रहे हैं, दोनों तो DD है. दोनों क्या है, डी टू डी ट्रांजिशन कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन. तो डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, एनालिटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री. ये सब आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एप्लीकेशन है. आपको पता है, आपने हीमोग्लोबिन सुना है, आपने क्लोरोफिल सुना है, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं. क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? इतना पढ़े कहीं पे भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लिखा था? मैंने वही आपको बोला कि आप बिना पढ़े सीधा फर्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका टाइम वेस्ट हुआ. समझ रहे हैं क्या? तो इन केस बेस्ड स्टडीज कम डायरेक्टली फॉर द क्वेश्चन. आपको कहीं से भी उसका आंसर नहीं मिलेगा. एम आई क्लियर? तो CFSE क्या होता है? वही डेल को बोल रहे थे ना अपन, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन व्हाट, T2G एंड EG. बना के दिखा देना, आपको लगे तो डायग्राम बना देना कि T2G में 3 है, ऊपर EG में 2 है, और इस गैप को ही हम डेलो या डेल्टी बोलते हैं. या डेल्टी यहां मत लिखना, क्योंकि डेल्टी में तो 2 नीचे रहता है, 3 ऊपर रहता है, तो डेलो बोलते हैं. और इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है. गिव रीजन फॉर द वायलेट कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ. ये अपन कल एग्जांपल किए टाइटेनियम वाला. देखो आप लोग कलर वाले में कल एग्जांपल लिखे थे ना अपन कि ये ग्रीन येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेडिएट क्या करेगा? वायलेट या पर्पल लिखे थे. देखो, पर्पल ही तो वायलेट होता है ना. वायलेट पर्पल एक ही तो होता है. क्या नहीं पता क्या? लड़कियां बताएंगी. एक ही होता है ना, वायलेट और पर्पल. क्या मिला? यही क्वेश्चन था. TiH2O टाइटेनियम का ही बनाए थे ना अपन कल. 3 यहाँ पे ये ऐसा T2G बनाए थे, और यहाँ EG बनाए थे, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा जम कराए थे, ऐसा एक लिखे थे वहां पे, ग्रीन येलो कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है. कल ही की क्लास में एकदम पीछे जाके जाने का जरूरत नहीं है कि फर्स्ट क्लास में पहुंच गए. मिला? तो उसी को समझाना है बस, कि ये एनर्जी गैप इतना रहता है कि व्हाइट लाइट का ग्रीन येलो कलर एब्जॉर्ब हुआ है, तो जो बचा है वो क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, विच इज पर्पल, वायलेट. ठीक है, अगला देखो. ये आपका VBT पे क्वेश्चन आ गया. CrNH3 6 3 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक while NiCN4 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक. एक्सप्लेन व्हाई. दोनों को अलग अलग VBT से बता देंगे. क्या होगा Cr3+? बताइए जल्दी से. 3D3. इतने बार तो अभी बनाए Cr3+. Cr3+ क्या बनेगा? 3D3. यानी कि ये रहे इसके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स. अमाइन वीक लाइगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा. कर भी देगा तो एक तो बचेगा ना अनपेयर्ड तब भी. तो क्या है ये? पैरा. व्हाट अबाउट दिस? Ni2+, Cn नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड.
DsP2 कॉन्फ़िगरेशन याद करिए, Ni2+, क्या बनाओ कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कर लेगा पेयरिंग, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन डायमंड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो इजी होते हैं, आपसे थोड़ा पूछ रहा है कि कौन पैरा है कौन डाय है, ये ना। हाँ बोला तो अभी मैं स्क्वायर पेनार, ये डी बचेगा एक और sp2 यूज करेगा वहां का आगे का स्क्वायर पेनार। हाँ मैं क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन इजी है, क्यों इजी है पता है, देखिए पहले से ही बता दिया कि ये पैरा है और ये डाई, आपसे पूछ थोड़ी ना रहा है कि बताओ कौन पैरा है कौन डाई है, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ तो आपको बस पता है कि ये पैरा है ये डाई है, तो आपको बस यही बताना है कि एक में अनपेड है एक में अनपेड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हाँ बता सकते हो, चलेगा, वैसे ये वीबीटी से बता रहा है आपको, ठीक है चलेगा। वो T2G वाला भी करोगे तो हमको वही अल्टीमेटली पेयरिंग और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, एक में पूरा पेयर्ड हो गया है एक में अनपेयर्ड है, ठीक है। देखो ये भी वैसी क्वेश्चन है, FeCN6 इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जबकि FeH2O6 इज एन आउटर। अब तो आपको पता है कि कैसे इनर साबित करते हैं और कैसे आउटर साबित करते हैं। अगर इनर यूज कर रहा है मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा और ये sp3d2 बनाएगा, समझ रहे हैं क्या। हाँ वो सब लिख देना आप कि CN आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, पेयरिंग करेगा तो इनर डी खाली हो जाएंगे, इनर डी खाली हो जाएंगे तो D2sp3 बना के दिखाओ। Fe का क्या है ये बता जल्दी बताओ, ये Fe क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ +3। Fe क्या है +3, कोई डाउट +3 क्यों है, आगे बढ़ू। तो Fe+3 मतलब क्या हो जाएगा 3D 6 and 2 2 3D5 3D5, अरे 26 होता है ना, तो 3D6 4s2 तो भरा ही है ना सबका, तो 4s2 में से 2 गायब किए और 3D में से 1 गायब किए, तो क्या बचा 3D5 3D5। ओके अब क्या करेंगे, CN के कारण पेयरिंग होगा तो ये चला गया इधर ये चला गया इधर, खाली हो गए दो, तो ये हो गया आपका D2 और sp3, ठीक है। तो यहां बता दोगे कि CN बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है ना विल पेयर अप द 3D इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटिंग 2 empty d ऑर्बिटल्स, हो गया D2 मिल गया sp3। फिर इसका बना के दिखाओगे, यहां पे भी Fe3 पॉजिटिव ही है बट यहां पे पेयरिंग नहीं होगी, ये जो ऐसे भरे हुए हैं ये ऐसे ही रहेंगे। अब बताओगे कि वाटर बीइंग अ वीक लाइगेंड विल नॉट बी एबल टू पेयर, है ना, तो यहां पे कोई एम्प्टी क्रिएट ही नहीं होने वाला, तो क्या बनाएगा वो sp3 एंड इसके 5 में से 2 यूज करेंगे, तो D2p3s sp3d2, समझ गए क्या। तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर ऑर्बिटल में आउटर में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, इनर को इनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अंदर वाले का डी यूज करता है 3D, और आउटर वाले का आउटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बाहर वाले का डी यूज करता है 4D। एक ND यूज कर रहा है एक N-1D यूज कर रहा है, जहां पे N क्या मतलब क्या है, आखिरी शेल फोर्थ, अभी तो हम फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं, वी आर ऑन फोर्थ पीरियड, हम फोर्थ पीरियड में हैं, ये स्कैंडियम जिंक सब कहां पर है फोर्थ पीरियड में ही तो है, ठीक है। कल हमने एक किया था प्लैटिनम वाला, वो आपके 6th पीरियड में था, तो वहां पे 5D और 6s थे, याद आ रहा है 5D एंड 6s प्लैटिनम का, 5D9 6s1 याद आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पे वो n का वैल्यू 6 था तो n-1 5 हो गया, यहां पे n का वैल्यू 4 है तो n-1 3 हो गया, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, तभी बता दो क्या होगा जल्दी से, पॉलीडेंटेट, ये भी कर चुके हैं ऑप्शन नंबर 1 कि लेट कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, यही तो बनाएगा, ये सब तो मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है ये भी मोनोडेंटेट है, यही बस डाइडेंटेट है, ठीक है। ये कल हमने एक रिलेशनशिप लिखा था आपको याद है, हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CHSC फॉर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कैसे रिलेटेड होते हैं, एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि del T इज इक्वल्स टू 4/9 del O, ये इसका रिलेशनशिप, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये IUPAC हम देख चुके हैं, ज्योमेट्रिकल एंड VBT की बताओ इसके लिए क्या होगा, राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4, हाँ करके बताओ, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकल का 0 है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी निकल की
3D8 4s2। तो अब बताओ क्या होगा, CO तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है ना, तो पेयरिंग करेगा, पर पेयरिंग किसके साथ करेगा, वो ये 4s को इधर भेजा था, याद है आपको, sp3 होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये आप लोग कियो कॉपी में देखो, ये NiCN4 नहीं है ना जो अभी अपन ने पीछे देखा, NiCN4 2 नेगेटिव में DsP2 होता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं NiCO4, ये आपका sp3 होता है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है ना, दोनों में पेयरिंग करवाओगे तो यहां पे पेयरिंग कैसे हो जाएगी, ये 4s के दो इधर चले जाएंगे, तो 3D पूरा भर गया, तो D तो बचा ही नहीं, तो काएगा DsP2, तो क्या बचेगा sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ गए क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाए, सब तो पेयर्ड हो गए हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था, ये तो आइसोमेरिज्म हम कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, चलो यही मैं बोल रहा था आपको कि मेंशन रहेगा। पढ़िए क्वेश्चन, फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 इफ डेलो इज लेस देन P। डेलो छोटा है, बताओ, डेलो छोटा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा ऊपर, तो T2G3EG1। तो एग्जाम में तो ऐसे ही मेंशन रहेगा। आगे क्या पढ़ रहा है और बताओ, इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ हाई स्पिन और अ लो स्पिन। हाई स्पिन दिख ही रहा है, एक भी पेयर हुआ है क्या, पेयरिंग होने से स्पिन कैंसिल होती जाती है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ को कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ को कैंसिल, बट यहां तो सारे ये सारे अनपेयर्ड है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ गए क्या, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें। ठीक है, ये हम दोनों बना चुके हैं, ये भी हो चुका है। हाँ ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक नेचर कौन होगा इनमें से, CO3 plus octahedral complex with strong field ligand, CO3 plus octahedral complex with weak field ligand, CO3 plus in square planar complex, CO3 plus in tetrahedral complex। पहले तो CO3 plus बनाते हैं, सब में CO3 plus ही बोला है ना, पहले CO3 plus बनाए, क्या होता है CO, व्हाट इज CO, 3D7 4s2। ओके, व्हाट इज CO3 plus 3D6। चलो डब्बा बनाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, क्या बोलते हैं, और पेयरिंग कर देगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये तो फर्स्ट ही आंसर हो गया है। चलो तभी सेकंड तो देखें, सेकंड तो यही होगा ना, वीक फील्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। तो खत्म करते हैं ना, फिर क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। टी और डी का, चलो आप बताओ, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है ना, तो स्क्वायर प्लेनार कैसे बनेगा, उसको DsP2 चाहिए, राइट, तो पेयरिंग करेगा ही ना वो, तभी तो एक पेयरिंग करेगा तो डी खाली होगा और बाकी sp2, तो एक बच रहा है अनपेयर्ड, और इसका भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें IUPAC वाला हो चुका है, ज्योमेट्रिकल हो चुका है। हाँ ये वाला देखो तो, सी अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSE। तीनों लाइगेंड देखो अलग अलग है, मतलब सबसे वीकेस्ट कौन सा है इसमें, F, सबसे पहला है वो, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है ना, तो सबसे पहले इसको लिखोगे, फिर ये, और सबसे लास्ट में ये। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले को लिख करके आप ऐसा वाला सिंबल बनाना, फिर सेकंड वाले को लिख करके ऐसा वाला सिंबल, और फिर थर्ड वाला लिखोगे। लास्ट वाला अभी बात की है इसके बारे में, है ना। CO4 वाला क्या था, टेट्राहेड्रल था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। और कैसा था मैग्नेटिक नेचर, sp3 का, हाँ सारे तो वो गए थे ना पेयर्ड, तो ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, देखो ऐसा दे देता है क्वेश्चन में, बट इसके भरोसे मत रहना, है ना, नहीं दिया तो एटलीस्ट 21 से 30 तो हमको याद रखना है, मैंने आपको बोल दिया है ना।
दोनों में बताओ तो कौन सा मोर स्टेबल है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है? मोर स्टेबल तो यही वाला है और हाई स्पिन ये वाला है, कारण बताओ जल्दी से। पहले वाले का तो किलेट हो गया, ठीक है, दूसरे वाले का बताओ ना रीजन। हाँ मतलब एफ एफ नेगेटिव इज अ वीक लाइगेंड, पेयरिंग नहीं करेगा, और पेयरिंग नहीं होती तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, पेयरिंग हो जाती तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। समझ गए क्या? जी वाला ये तो बना लोगे ना। एम्बीडेंटेड और डाइडेंटेड में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस बताओ मुझे। एम्बीडेंटेट एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है, हाँ या ना? एम्बीडेंटेट एक मोनोडेंटेट मतलब बॉन्ड एक ही बनाएगा, जबकि डाइडेंटेट तो दो बॉन्ड बनाता है। ओके, और कोई डिफरेंस? वही तो हो गया ना। एक डिफरेंस ये बोल सकते हैं क्या, दिस फॉर्म्स किलेट रिंग्स, इसमें किलेट रिंग नहीं बनेगी। रिंग कहां बनाता है ये? जब एक ही बॉन्ड बनाया तो कहां से रिंग बनाएगा? बट ये तो बनाते हैं ना किलेट रिंग। और एक एक एग्जांपल डाल देना, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ। D5 को बनाना है दोनों के लिए, एक बार डेलो ग्रेटर देन पी है और एक बार डेलो लेस देन पी है। चलिए बताइए इसके लिए, बताओ पहले। चलो डेलो बड़ा है, गैप ज्यादा है तो नहीं जाएगा ऊपर, तो T2G5 EG। अच्छा एक बार देख लेना, अभी ये ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है? ऑक्टाहेड्रल, फिर ठीक है ना। ये गलती हो सकती है ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल होगा तो नीचे क्या रहता है? हाँ, और ऊपर रहता है T2G, तो फिर गलत हो जाएगा ये। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से करना कि अरे ये सब देख के खुश हो जाएंगे एकदम बढ़िया बढ़िया, पर ये नहीं देख रहे हैं कि ऑक्टा है कि टेट्रा है, तो कंफ्यूज करने के लिए टेट्राहेड्रल दे देते यहाँ पे, सब खत्म हो जाता। मतलब आता जाता क्वेश्चन जो बहुत इजी था वो हमने गलत कर दिया एक्साइटमेंट के चक्कर में, कि ये तो मुझे आता है, फटाफट बनाते हैं इसको, है ना। यही इन्हीं क्वेश्चन में ज्यादा गलतियां होती है एग्जाम में, जो हमें आते हैं, क्योंकि हम उसमें हड़बड़ा जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना अंदर से, अरे इसका तो 2 नंबर पक गया, और वो ना वो खुशी में ना वो गलत हो जाता है। समझ रहे हैं क्या? चलो इसका बताओ। T2G में 3 बैठेंगे और फिर चले जाएंगे वो EG में, क्योंकि पेयरिंग करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा ना, अब ये तो सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो है ना, लेस देन पी हो गया। छोड़ू बढ़ू आगे कि पढ़ना है, टाइम वेस्ट करना है? प्रिडिक्ट वेदर दिस इज पैरा और डाईमैग्नेटिक। CO3 प्लस क्या होता है? CO3 प्लस 3D7 होगा क्या? 6 होगा पक्का? फेक को नहीं है ना, 27 28 होता है, 3D6। हाँ चलिए बताइए। क्या बोलोगे, पैरा की डाई? पैरा क्यों बोल दी पैरा? वीक लाइगेंड, एग्जैक्टली, बस समझ में आ गया ना। मतलब VBT में हम कंफ्यूज थे, बट CFT पढ़ने के बाद पता चल गया कि फ्लोराइड तो भैया वीक लाइगेंड है, पेयरिंग करने से रहा, तो ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। 4 आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये बताओ तो इनर है कि आउटर है? ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसके पहले तो आपको बता देता ना, अच्छा ये इनर है ये आउटर है, बताओ क्यों। अब ये तो पूछ दिया, बताओ क्या है। CO3 प्लस यही तो बना है, CO3 प्लस, हाँ बताइए। हाँ अमाइन है ना, पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? ये आपने बनाया है, कॉपी में देखो जल्दी से एक बार। ऑक्टाहेड्रल वाले में आपको आपने ये बनाया है, जल्दी देखो एक बार। CONH3 का 6 बनाए हो? अच्छा, एक कॉपी भर भी गया भाई तेरा? क्या 15 20 पेज का कॉपी था क्या? मिला कि नहीं VBT में? VBT में इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेरे ख्याल से पहला एग्जांपल ही होगा ये। क्या हो गया? अरे जो शुरू से आ रहे हैं उनकी कॉपी में तो होना चाहिए ये। CR वही है ना, मतलब ये CO है, वो CR है, तो वहां क्या किए हो आप लोग? कियो ना पेयरिंग, तो वो भी तो इनर ऑर्बिटल है ना, ये भी वही होगा। क्या होगा ये? इनर, मतलब D2। समझ गए क्या? ठीक है।
NH3 NH3 वीक नहीं है, NH3 स्ट्रॉन्ग हो गया ना। फिर अगर वो रिपल्शन करके अंदर पेयरिंग कर रहा है तब तो इनर ऑर्बिटल हुआ ना। क्या होता है क्रोमियम में? और कोबाल्ट में आपका, कोबाल्ट वाला नहीं, क्या एग्जांपल अपन एक बार देखो तो, कोबाल्ट का एक भी एग्जांपल नहीं है। CO F6 तो उसमें तो नहीं कराए होंगे, वो तो आपका आउटर होगा ना, तो उसके कंपैरिजन में तो ये इनर ही होगा ना। अगर आप F में नहीं कराए हो तो अमाइन तो F से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है ना। ठीक है, तब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको। इनर ऑर्बिटल ही है ये। ठीक है, पेयरिंग होगी एंड दैट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैंने शायद एग्जांपल में लिखवाया होगा आप लोग को। अपन डिफाइन किए कि आगे जाकर के इनर और आउटर। हाँ, इनर के एग्जांपल में देखो तो ये एग्जांपल है क्या, है ना। अपन ने जो डेफिनेशन लिखी ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अच्छा CN6 है, ठीक है, वो अमाइन 6 भी होगा उसमें, है ना। ठीक है, चलो अब ये वाला देखो। यूजिंग VBT deduce the shape and hybridization of NiNH3 6 2+। शेप तो ऑक्टाहेड्रल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ अब, D2sp3 के sp3d2। निकल 2 क्या बनेगा, Ni2+ क्या होगा, 28 3d8 3d8। हाँ आउटर ही होगा ये तो। पेयरिंग करा भी दोगे अगर पेयरिंग, तो आपका आउटर से डी तो 2 खाली हो ही नहीं रहा है ना, तो क्या होगा ये आपका sp3d2। sp3d2 आउटर मतलब वही हुआ ना, sp3d2। यूपीसी नेम हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन एम्बिडेंटेड हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म भी हम कर चुके हैं, किलेट इफेक्ट हो चुका है। फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये भी कर चुके हैं। अभी बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +3। हाँ ये 3 इधर जाएगा तो -3, x -6 इज इक्वल्स टू -3 हो जाके प्लस। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट्स इट, ये अपना चैप्टर। मेरा एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, मैं सोचा था करा दूंगा बट ये क्वेश्चंस के कारण रह गया। छोटा सा टॉपिक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट में करके अगला चैप्टर चालू करूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करें।